हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दोस्तों 2 वीडियोस आ चुकी हैं हिंदी की। यदि आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप पुराना पेपर 2021 का भी देख सकते हैं, उस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर भी हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के। सामान्य हिंदी ही प्रवक्ता में पूछी जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है और सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किस शब्द में है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चक्रपाणी, परमेश्वर, वनवास या दसमुख। आपको बताना है कि इनमें से कर्मधारय समास किस शब्द में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, परमेश्वर। अब देखिए, परमेश्वर में कर्मधारय समास है। अगर हम इसे विग्रह करें तो विग्रह करने पर इसका आ जाएगा परम है जो ईश्वर। तो अगर है जो आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब चक्रपाणी है, आप इसको भी चेक कर लीजिए। चक्रपाणी दोस्तों बहुव्रीहि समास है। चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वनवास को यदि हम चेक करेंगे तो इसमें हो जाएगा वन में वास, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। और 10 मुख में अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। 10 हैं मुख जिसके या फिर 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। आपको बताना है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, पवन शब्द में अयादि संधि है। आप कैसे पता लगाएंगे, तो आप यहाँ पे पवन जो शब्द है इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, पो धन अन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पो जब आप बोल रहे हैं तो ओ की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ से ओ आ गया और यहाँ से ये अ आ गया। ओ और अ जब मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा अव। इस तरह का जो सूत्र होता है वो हमेशा अयादि संधि में ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी पहचान इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो आपका पवन शब्द है उसमें अयादि संधि हो जाएगी और मैंने आपको संधि विच्छेद करके भी दिखा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में मूर्धन्य व्यंजन कौन है। 4 ऑप्शन है, ग घ, ज झ, ल ढ़ या ब भ। अब आपको बताना है इसमें मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ड़ और ढ़। आप ध्यान दीजिए, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत यदि हम बात करें तो 5 प्रकार के व्यंजन आते हैं, जिसमें से कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक होता है हमारा मूर्धन्य, जिसमें ड़ और ढ आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। 4 हैं आपके सामने शब्द दिए हुए, आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से। संन्यास, मन स्थिति, कामायिनी या सहस्र। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, कामायिनी। जो कामायिनी है दोस्तों ये गलत लिखा गया है, कामायिनी इस तरीके से लिखा जाएगा, कामायनी। ठीक है, य पे छोटी ई की मात्रा लगा रखी है यहाँ पे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। बाकी संन्यास बिल्कुल सही लिखा है, मन स्थिति और सहस्त्र भी सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नांकित में कौन सा शब्द बाण का पर्याय है। आपको बताना है कि बाण का पर्यायवाची कौन सा है इन चारों में से। ऑप्शन है अभ्र, प्रभंजन, नारज या कुलिस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, नारज।
बाण का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है नारज, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में सिलीमुख पूछा जाता है। जो सिलीमुख है ये भी दोस्तों बाण का पर्यायवाची है। और एक सायक, सायक पूछा जाता है, तो जो सायक है ये भी बाण का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। बाकी जो हमारा आब्र है ये आपका है बादल का पर्यायवाची। प्रभंजन जो है दोस्तों ये वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। संपन्न शब्द का विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आसन्न, विषण, निष्पन्न या विपन्न। आपको बताना है संपन्न का विलोम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। अगला प्रश्न है हमारा, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? 4 ऑप्शन है, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रिया। तो प्रत्यय की यदि हम बात करें दोस्तों, तो प्रत्यय जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे कृत प्रत्यय और एक होते हैं हमारे तदित प्रत्यय। ये आपको ध्यान रखना है। तो कृत प्रत्यय की बात करें तो वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो धातु या फिर क्रिया। क्रिया की जगह धातु भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में अभिज्ञ का विलोम है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिज्ञ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनभिज्ञ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पद्मा, गीरा, शैलजा या अग्रजा। और आपको बताना है कि इसमें से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, गीरा। गीरा जो है दोस्तों ये सरस्वती का पर्यायवाची है। अब आपको ध्यान रखना है सरस्वती का एग्जाम में जो जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो विमला पूछा जाता है कि विमला किसका पर्यायवाची है। एक वागीश भी पूछा जाता है, विमला, वागीश। और एक पूछा जाता है आपका भारती। जो भारती है ये तीनों ही जो हैं, ये तीनों ही जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। और सरस्वती को गीरा भी बोला जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो है पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है दोस्तों। और शैलजा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अग्रजा है ये यमुना का पर्यायवाची है। तो मैंने आपको चारों को बता दिया है एक्सप्लेन करके, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। परमेश्वर शब्द में समास है। आपको बताना है कि परमेश्वर शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्मधारय समास। अगर हम परमेश्वर का विग्रह करें तो विग्रह करने पर आ जाएगा हमारा परम है जो ईश्वर। ठीक है, परम है जो ईश्वर। तो है जो आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार में संधि है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। आपको बताना है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा, यण संधि। तो यदि हम दोस्तों इसका संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद कुछ इस तरह से होगा, प्रति प्लस उपकार, ई यहाँ पे आ जाएगा और प्लस ऊ आ जाएगा और ई और ऊ को मिला के हो जाएगा यू। तो इस तरह का सूत्र जो आता है हमारा यण संधि में आता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि यहाँ पे अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, प्रादुर्भाव, संश्लिष्ट, अधिशासी या सन्यासी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सन्यासी। सन्यासी जो है अशुद्ध शब्द है, क्योंकि सन्यासी जो लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर बिंदी आएगी सन्यासी में। ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे बिंदी आती है ऊपर, जबकि यहाँ पे बिंदी नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो सन्यासी इस तरीके से लिखा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नांकित में से सघोष ध्वनि कौन है? आपको बताना है कि कौन सी सघोष ध्वनि है। ऑप्शन ए है त थ, ऑप्शन बी है द ध, ऑप्शन सी है प फ, ऑप्शन डी है क ख। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, द और ध। अब ध्यान रखना है आपको कि घोषत्व, ठीक है, घोषत्व के आधार पर दो तरह के व्यंजन हैं, एक तो है अघोष और एक होता है हमारा सघोष। तो यहाँ पे पूछा है सघोष ध्वनि कौन सी है। सघोष का मतलब है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उनको सघोष कहते हैं। इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है, ठीक है। यदि आपने व्याकरण पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़ें, तब जाके आपकी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो सघोष ध्वनि में द और ध यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन है आपके सामने, प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति या फिर बुद्धिमान। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सी, प्रत्युत्पन्नमति। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने, अवसाद, सज्जन, प्रहार या उन्नति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, उन्नति। उन्नति जो है वो उपसर्ग से नहीं बना है, बाकी अवसाद, सज्जन और प्रहार ये तीनों ही उपसर्ग से इनका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, बोली, भाषा, पिपासा या अंकुर। यहाँ पे जो हमारा डी आंसर है अंकुर, इसमें जो है प्रत्यय नहीं जुड़ा है, बाकी बोली, भाषा और पिपासा इन सब में प्रत्यय का यूज हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है, सादर, सावधान, स्वभाव या समझदार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, समझदार। अगला प्रश्न है, गुणा केस का संधि विच्छेद है। चार ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है कि गुणा केस का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, गुणाका प्लस ईस। इसका जो संधि विच्छेद होगा इस तरीके से होगा, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुणाका प्लस ईस, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होगा। आप देखेंगे कि का, जब आप गुणा का बोल रहे हैं तो का की जगह पे यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे आ और फिर यहाँ से ई उतर जाएगा नीचे, तो आ और ई से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। आर ई से ए बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सूत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारी क्या है, गुण संधि है। तो गुणा केस में संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, गुण संधि हो जाएगी। और इस तरह से यहाँ पे आ प्लस ई बराबर ए, गुणाका प्लस ई से हो जाएगा गुणा केस, ठीक है। और गुण संधि इसमें हमारी होती है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए, तो आपको ध्यान रखना है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में लोकोक्ति कौन है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सी लोकोक्ति है। आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना, कोड़ में खाज होना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये क्या है, हमारी लोकोक्ति है, ध्यान रखना है, लोकोक्ति है हमारी। बाकी आसमान पर थूकना, गूलर का फूल होना, कोड़ में खाज होना, ये सब हमारे मुहावरे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निर्विवाद में समास है। चार ऑप्शन आपके सामने, कर्मधारय, अवयवी भाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। आपको बताना है कि निर्विवाद में कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अवयवी भाव समास। यदि हम इसका विग्रह करें तो यहाँ पे निर्विवाद का मतलब होता है बिना विवाद के, ठीक है, बिना विवाद के, इस तरह से इसका विग्रह हो जाएगा। और निर्विवाद में जो है अवयवी भाव समास आता है। अवयवी भाव समास का पहला पद हमेशा प्रधान होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या वक्रतुंड। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर में तत्पुरुष समास होगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी की टेस्ट सीरीज चली हुई है तो आपकी कंप्लीट हिंदी करवाई जाएगी यूट्यूब पे, वो भी फ्री में बिल्कुल दोस्तों।
आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो सकें और आपके ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।